आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 278 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 279 मुलाहिज़ा फरमाएं। सिर्फ मुझ जैसे कुछ लोग ये सब कुछ देखकर घुरते रहते हैं। सरदार ने कस्बे को जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। सरदार आमतौर पर ऐसा करते नहीं है, लेकिन शायद उसकी कोई वजह हो। होटल ही में मेरी मुलाकात उस इलाके के इंस्पेक्टर जमशेद से हुई। वो भी मुझे हारा हुआ इंसान लगता था। शायद वहां की माफिया ने वहां इतने पंजे गहराई तक गाड़ लिए थे कि वहां पर इंस्पेक्टर और पुलिस का कोई बस नहीं चल रहा था। उस रात शायद मैं होटल के कमरे में कुछ गहरी नींद सो गया था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं कि उस वक्त रात का कौन सा पहर था, जब मैंने कुछ यूं महसूस किया जैसे कोई ख्वाब में मुझे पुकार रहा था। फिर मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि यह ख्वाब की नहीं, हकीकत की दुनिया की बात थी। किसी ने सिर्फ पहले से ज्यादा बुलंद आवाज में मुझे पुकारा था, बल्कि मेरी पसलियों में किसी चीज से टहोका भी दिया था। मैंने आंखें खोली और फुर्ती से उठना चाहा, लेकिन फौरन ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा एकदम उठकर बैठना ठीक नहीं था। मेरे दाएं बाएं और पाइंती की तरफ 4 क्लचिंकोफ परदार खड़े थे और उनकी क्लचिंकोफों का रुख मेरी ही तरफ था। उनमें से एक बुलडोजर था, बाकी तीनों भी उसकी कबील के आदमी लगते थे। उनमें से सिर्फ एक जरा पस्ता कद था, लेकिन वो भी घुटे हुए वर्जिशी जिस्म का मालिक था। वो चारों मगरबी अखाड़ों में लड़ने वाले वो निचले दर्जे के रेसलर मालूम हो रहे थे, जो आमतौर पर सिंडिकेट के लिए लड़ते हैं। रेसलिंग की दुनिया में उनका कोई खास मकाम नहीं होता, मगर वो बेईमानी के सहारे बड़े मुकाबले जीतते या रिंग में फसाद डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्लचिंकोफें बहरहाल उनके पास भी नहीं होती। बुलडोजर एन मेरी पाइंती के पास खड़ा था और सबसे पहले मेरी उससे नजरें मिली थी। बाकी तीनों उससे ज्यादा खूनकार नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे और चिढ़ती सी नजर से उन तीनों का जायजा लेने के बाद मैंने दोबारा बुलडोजर की तरफ देखा तो वो खबासत भरे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वो गन को जुम्बश देते हुए बोला, उठो सेठ अफजल साहब, तुम्हें मछली के शिकार का बहुत शौक है ना, और तुम कहीं और जाने पर भी तैयार नहीं हो। इसलिए हमने सोचा है तुम्हें यहाँ जरा अच्छी तरह मछली का शिकार खिलाया जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें जरा इस वक्त रात को बाहर चलने की जहमत करना पड़ेगी। रात को मछली के शिकार का लुत्फ ही कुछ और है। मैं आहिस्तगी से उठ बैठा। कमरे का दरवाजा बंद था। मैं उसे मकफिल करके सोया था। उसका मतलब था कि डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर अंदर आए थे। कमरे की लाइट ऑन थी और मेरे सराहने कार्नस पर नहायत नीची आवाज में टेप चल रही थी। ये दोनों चीजें मैं उसी तरह छोड़कर सोया था। मेरे सहाने खड़े हुए शख्स ने मेरे तकिए के नीचे हाथ डालकर यूं मेरा मशीन पिस्टल निकाल लिया, जैसे उसे पहले से इल्म था कि वो वहां होगा। शायद उसे अंदाजा था कि अगर आदमी के पास छोटा मोटा हथियार हो तो अजनबी जगह पर सोते वक्त अमूमन वो उसे तकिए के नीचे ही रखता है। उसने मशीन पिस्टल को एक नजर देखकर सताइशी अंदाज में सरी लाया और उसे जैकेट की जेब में डाल दिया। अगर इजाजत हो तो चलने से पहले मैं ये टेप रिकॉर्डर बंद कर दूं, मैंने कदर खौफजदा लहजे में कहा और टेप रिकॉर्डर की तरफ इशारा किया, जिस पर उस वक्त भी एक गमजदा सा गीत धीमी आवाज में चल रहा था। मुझे इजाजत देने की बजाय मेरे सरहाने खड़े हुए शख्स ने खुद ही हाथ बढ़ाकर उसका बटन दबा दिया। कमरे में उदासी बखेरती हुई गमजदा सी आवाज खामोश हो गई। तब मैंने जरा और खौफजदा से लहजे में पूछा, तुम लोग मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? बताया तो है, मछलियों के शिकार पर। बुलडोजर ने खबासत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तो फिर मैं अपनी फिशिंग रॉड भी साथ ले लूं? मैंने गोया किसी बहुत बड़ी अहमकाना खुशफहमी के तहत पूछा। जरूर जरूर, बुलडोजर फराग दिली से बोला, लेकिन चारा साथ मत लेना। उससे आगे उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मकसद वाज़ेह था। शायद वो यही कहना चाहता था, चारा आज तुम खुद होगे। उस तंग से कमरे में चारों की मौजूदगी से जैसे एक हजूम सा हो गया था। हाथ पांव चलाने की भी जगह नहीं रही थी। उन चारों नहायत मुस्तैदी से मुझे घेरा हुआ था और मेरी तरफ से जरा भी बेपरवाह दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरी फिशिंग रॉड और उसके साथ छोटी छोटी चीजों का थैला दीवार के करीब मौजूद था। वो दोनों चीजें पस्ता कद शख्स ने उठा ली। उसने थैले की डोरी ढीली करके उसमें झांक कर गालबन ये इत्मीनान भी कर लिया था कि उसमें कोई खतरनाक चीज मौजूद नहीं थी। चलो उठो, बुलडोजर ने कहा और चारों ने बैक वक्त गन्नों को हरकत दी। मैंने बेड से पाँव नीचे करके जॉगर्स पहने और उठ खड़ा हुआ। कुर्बानी की बकरी की तरह मैं उनके नरगे में बाहर की तरफ चल दिया। फर्क सिर्फ यह था कि यह बकरा 2 टांगों पर चल रहा था। बाहर आकर मैंने होटल के इस्तकबालिया कमरे की तरफ देखा। मुझे वहां अंधेरा नजर आया। उन्होंने मुझे मेरी ही पजीरों में बिठाया। पस्ताकद ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। बाकी तीनों गन्नों समेत मुझे घेर कर बैठ गए। पजीरों के पीछे डबल कैबन की एक भारी डांसन पिकअप अधूरे चांद की मध्यम सी चांदनी में झिलमिला रही थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर भी एक शख्स मौजूद था। वह उनका 5वां साथी था। उनकी गाड़ी पजीरों से भी ज्यादा कारआमद थी। रात के सन्नाटे में पजीरों का इंजन घुराया और उसके साथ ही पिकअप भी स्टार्ट होगी। मैंने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि पिकअप भी पजीरों के पीछे पीछे ही रवाना हुई थी। मैंने देखा गाड़ी उसी तरफ जा रही थी जिधर मैं आज दिन में मछलियां पकड़ने की कोशिश करता रहा था, लेकिन समंदर से दूर ही रहते हुए हम उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ते चले गए। 1.5-2 मील का फासला तय करने के बाद ड्राइवर के फराइज
अंजाम देने वाले पस्ता के शख्स ने गाड़ी साहिल की तरफ घुमाई और चंद लम्हे बाद ही हम चट्टानों के दरमियान घिरी हुई एक और खाड़ी के करीब जा पहुंचे। यहाँ भी दलदली सी भू फैली हुई थी, लेकिन पंजीरों के पहिए धंसते महसूस नहीं हुए। गाड़ी की सतह पर भी मध्यम लहरें धुंधली धुंधली चांदनी में झिलमिला रही थी और दूर से समुद्री मौजों का शोर उस सकूत शब में किसी हरमान नसीब की मुसलसल आहों की तरह सुनाई दे रहा था। मैं उनके नरगे में गाड़ी से उतरा तो माहौल की पूरी इसरारियत ने एक बार तो मेरी रीढ़ की हड्डी में भी सर्द सी लहर तुड़ा दी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जिस बू को मैं दलदल की बू समझा था, शायद वो दलदल की नहीं थी। शायद उस किस्म की बू मस्बा खानों के आस पास महसूस होती थी। पिकअप का ड्राइवर भी हमारे करीब आन खड़ा था। वह उनकी तरह लंबा तिरंगा, मजबूत और बॉडी बिल्डर टाइप नहीं था। ताहम ऐसा गया गुजरा भी नहीं था और खाली हाथ भी नहीं था। उसके हाथ में एक माउजर था और मैं 5 अफराद के नरगे में था। चंद सेकंड के लिए मैंने जद्दोजहद के इम्कानात पर गौर किया। इम्कानात ज्यादा रोशन तो नहीं थे और खतरात ज्यादा थे, और इसके बावजूद मैंने कुछ करने के बारे में सोचा, लेकिन फौरन ही इरादा मुलतवी कर दिया। अभी मेरी मालूमात में कोई खास इजाफा नहीं हुआ था। वैसे भी न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि उन्हें कुछ देर और खुश हो लेने का मौका दिया जाए। आगे चलो। अकब से बुलडोजर ने मेरी कमर में कलशनकोफ की नाल चुभोते हुए हुक्म दिया। क्या पानी में उतर जाऊं? मैंने मुलायमन से पूछा। हाँ, पानी में उतर जाओ, बेफिक्र रहो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। उसने गोया मुझे तसल्ली दी। उन्होंने बदस्तूर मुझे घेरे में ले रखा था। गन्ने उसी तरह उनके हाथों में थी। हम 6 के 6 अफराद शड़प शप करते पानी में आगे बढ़े। चंद कदम आगे पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ पानी काफी दूर तक गहरा नहीं था। अचानक मैंने देखा पानी में एक खंभा सा सर उठाए खड़ा था। उसके करीब पहुंचकर रुक गए। उस वक्त पानी हम सब की तकरीबन कमर तक पहुंच चुका था। पहले मैं यही समझा कि शायद वो मुझे खाड़ी में डुबोने का इरादा रखते थे। वो चाहते थे कि मेरी लाश सुबह खाड़ी में तैरती पाई जाए। लेकिन जब वो बमकसद से अंदाज में उस खंभा नुमा चीज के पास रुके तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि उनके जहन में कुछ और था। पस्तकर शख्स ने अपनी गन दूसरे शख्स को थमाई और यकदम ही गड़ब से पानी में बैठ गया। दूसरे लम्हे मुझे एहसास हुआ कि उसने कोई भारी सी चीज मेरे टखने से जरा ऊपर एक टांग के गिर्द घुमाई थी और शायद कोई खटका सा दबा दिया था। ये खटका सा गोया मेरे पाँव के करीब नहीं बल्कि मेरे जहन में दबा था। मेरे जहन में बिजली का झमाका सा हुआ और मेरा दिल टूटने लगा। मुझसे बहुत बड़ी हमाकत हुई थी। कभी कभी अपने आप पर हद से ज्यादा खुद एतमादी और किसी को थोड़ी सी ढील दे देना या अपनी जिद्दोजहद का फैसला एक लम्हे के लिए मौखर कर देना भी इंतहाई खतरनाक होता है। बाजी बिल्कुल पलट जाती है। उस वक्त तक उन्होंने दायरा बड़ा कर लिया था और मुझसे कुछ दूर हट गए थे। पस्तकर शख्स भी पानी में खड़ा हो गया था। मैंने अपनी टांग को हरकत दी और मेरे बदतरीन शुबे की तस्दीक हो गई। फिर मैंने जरा झुक कर और पानी में छुपी हुई अपनी एक टांग जरा ऊपर उठाकर उसे टटोल कर और फिर खंबे को भी ऊपर से काफी नीचे तक टटोल कर अपने अंदाजों की तस्दीक की और एक लम्हे के लिए मेरे रगे पैर में यक बस्तगी सी उतर गई। मुझे साहिल पर ही कुछ कर गुजरना चाहिए था। जो भी होता देखा जाता, शायद वो उससे बदतर न होता जो अब होता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब उस पछतावे का कोई फायदा नहीं था। मैंने अपने आप को ढारस देने की कोशिश की। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब था। वो खंबा दरअसल सीमेंट या कंक्रीट की मजबूत बुनियाद के साथ पानी में नस्ब था। शायद जब वो नस्ब किया गया हो उस वक्त पानी वहां तक न आया हो। उसके साथ लोहे की एक मोटी जंजीर मुंसलिक थी जिसके सिरे पर हथकड़ी नुमा आहनी हल्का था। पस्तकद वो हल्का मेरे पाँव में डालकर खट से बंद कर चुका था। अब मेरे पाँव में गोया बेड़ी थी जो 4-5 फुट ऊंचे उस खंबे से मुंसलिक थी। एक लम्हे के लिए मैंने उस जंजीर से जोर आजमाई करके भी देखा, लेकिन खंबा, जंजीर या उसकी कोई कड़ी टस से मस न हुई और मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि उस मामले में मेरी शाहजोरी किसी काम नहीं आएगी। चाहे ये खंबा कभी यहाँ कोई बड़ी लांच बांधने के लिए नस्ब किया गया हो, ऐन मुमकिन था अब भी बवक्त जरूरत उससे ये काम लिया जाता हो, लेकिन फिलहाल मैं सही मानों में कुर्बानी के बकरे की तरह उससे बन चुका था। वो सब अब मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। रात के उस सन्नाटे में स्याही माइल चट्टानों के दरमियान उस खाड़ी में मेरे गिर्द पानी में खड़े हंसते हुए वो किसी टाउनी फिल्म के किरदार या आसेब मालूम हो रहे थे जो इंसानी रूप धार कर आ गए थे। बुलडोजर को उस सूरत हाल से कुछ ज्यादा ही लुत्फ अंदोज होते हुए बोला, इस तरह यहाँ कमर कमर तक पानी में खड़े होकर रात के सन्नाटे और तन्हाई में मछली के शिकार में जो मजा है उसे तुम जैसा शौकीन ही महसूस कर सकता है। मेरी फिशिंग रॉड तो दे दो, मैंने अपना लहजा पुरस्कून रखने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो खुद दिली से हंसा। रॉड के बगैर भला तुम मछली कैसे पकड़ोगे? वैसे भी हम चाहते हैं कि सुबह तुम अपनी मछली पकड़ने के साजो सामान समेत पाए जाओ। तुम्हारे अपने जिस्म के कुछ पार्ट्स बेशक गायब हो, लेकिन तुम्हारा शिकार का सामान जरूर मौजूद रहना चाहिए। उसने अपने साथी से राड ली और मजीद कुछ दूर हटने के बाद मेरी तरफ उछाल दी। अब शायद मैं राड की मौजूदगी में भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसके बावजूद वो उसकी रसाई से भी दूर चले गए और तकरीबन किनारे पर ही पहुंच चुके थे। मेरे छोटे मोटे सामान का थैला उसने किनारे पर कुछ दूर फेंक दिया,
फिर उसने जेब से एक चाबी निकाली जो जंग कालूद ही दिखाई दे रही थी। दूर से उसने चाबी मुझे दिखाकर यूं लहराई जैसे किसी भूखे जानवर को उसकी खुराक दिखाकर ललचा रहा हो। बड़े मसरूर लहजे में बोला, ये तुम्हारी किस्मत की चाबी है जो अब नजीरल के पास रहेगी। इसने चाबी अपनी पस्ता कद साथी की तरफ बढ़ा दी जिसने उसे अपनी चमड़े की जैकेट के सामने वाली जेब में डाल दिया था। मैं समझ चुका था कि मुझे किस अंजाम से दोचार करना चाहते थे। यहाँ यकीनन मगरमच्छ पाए जाते थे जो रात को किसी वक्त आते थे जब कोई मगरमच्छ मुझे हलाक कर देता तो फायर वगैरह करके या किसी और तरीके से मगरमच्छ को डरा धमका कर भगा देते और मेरे पाँव की बेड़ी खोलकर मेरी लाश किनारे पर कहीं डाल देते। लाश यकीनन अध खाई और मसक शुदा होती। दूसरे रोज उसे दरियाफ्त कर लिया जाता। एक और अफसोसनाक मौत की कहानी कराची की तरफ सफर करती। किसी पर कोई इल्जाम ना था, तहकीकात के लिए कोई इधर का रुख न करता। कामरान दानिश के साथ भी यकीनन यही हुआ था। बिलाशुबा ये एक दर्दनाक मौत थी। ये समझ लेने के बावजूद मैंने बलडोजर से तस्दीक चाही। कामरान दानिश के साथ भी यही किया गया था। मजबूरी थी। उसने बड़े स्टाइल से कंधे उचकाए। गधा यहाँ आकर हमारी जासूसी में लग गया था। हमें ऐसे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं जो हमारी जासूसी की कोशिश करते हैं। उसे यहाँ कौन लाया था? मैंने पूछा। हमारा ही एक आदमी लाया था जो प्रिंस इंडस्ट्री में मुलाजिम है। उसे कामरान बहुत मुसीबत के आलम में मिला था। हमारे आदमी ने सोचा वो अपने हालात की वजह से हमारा वफादार बन जाएगा, यहाँ रुपोश होकर हमारे लिए काम करेगा, यहाँ उसके सारे मसले हल हो जाते। लेकिन वो कमीना यहाँ आकर हमारी जासूसी में लग गया। हमें मालूम है तुम भी हमारी जासूसी के लिए आए हो, बल्कि तुम्हारे तो बहुत ऊंचे प्रोग्राम होंगे। तुम जैसे लोगों ने हमारी नाक में दम कर दिया है, इसीलिए हम यहाँ अजनबियों की आमद और रफ्त बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कि इतना शानदार अड्डा बना है, लोग उसकी भी जड़ों में बैठने की कोशिश करते हैं। आखिर यहाँ ऐसा कौन सा चक्कर है जिस पर पर्दा डालने के लिए तुम लोग इतना तरद्दुद कर रहे हो? मैंने अब गहरी संजीदगी से पूछा। अब इतना मासूम बनने की कोशिश न करो। वो इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा। तुम्हें बहुत सी बातों का अंदाजा हो चुका है। तुम्हारे बारे में सारी रिपोर्ट्स हम तक पहुंच चुकी हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ तक भी आने की हिम्मत कर लोगे, और वो भी अकेले। लेकिन शायद तुम चुपके चुपके सबूत तलाश करने के चक्कर में चले आए। चलो ये भी अच्छा ही हुआ। चूहा खुद चलकर चूहेदान तक आ पहुंचा। शायद मुझे इतनी ज्यादा मालूमात नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। तो मुझे बता ही क्यों नहीं देते? मैंने किसी हद तक इल्तिजाइया से लहजे में कहा। वो एक लम्हे खामोश रहा। मेरी मौत चूंकि अब यकीनी हो चुकी थी, शायद इसलिए उसने मुझे बताने में कोई हर्ज न समझा। राहित इत्मीनान से बोला, हमारे पास जमाल सईदी के असलहे की स्मगलिंग के रूट का सबसे अहम स्टेशन यही है। कई मगरबी मुल्कों से आने वाले मखसूस कंपनियों के माल बरदार बहरी जहाज कराची आते वक्त अपना रास्ता थोड़ा सा बदल कर पहले रात के वक्त में इधर से होते हुए गुजरते हैं और 10-20 पेटियां खामोशी से इधर उतार जाते हैं। बाज़ाहिर ये माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए आता है, लेकिन असल कागजात में उसकी कहीं एंट्री नहीं होती। इन पेटियों में असला बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में होता है, कोई हिस्सा कहीं कोई कहीं, ताकि अगर कभी कहीं चेकिंग भी हो जाए तो उन्हें मशीनों के पुर्जे कहकर बचने की कोशिश की जाए। बाज़ औक़ात कुछ हिस्सों की खेप एक जहाज पर पहुंचती है और दूसरे हिस्सों की खेप दूसरे जहाज से। यहाँ उनकी असेंबलिंग होती है। यहाँ से माल तैयार होकर जमाल सईदी के मुख्तलिफ गोदामों में जाता है। उस रास्ते पर कोई खास चेकिंग नहीं है, जो थोड़ी बहुत है उसका हमने बंदोबस्त कर रखा है। अच्छा, तो जमाल सईदी तुम्हारा बास है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा। जब से उसने यहाँ पंजे गाड़े, कस्बे के हालात बदल गए, लोगों के तौर तरीके बदल गए। बेशक वो सरदार से भी दोस्ती गांठ चुका है। बुलडोजर ने फखरिया से लहजे में कहा। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन तुम्हें न जाने क्यों अपनी कमजोर सी टांग इन मामलात में अड़ाने का इतना ज्यादा शौक चढ़ गया। तुम्हारी वजह से हमारे बास को फिलहाल रुपोश होना पड़ा है। अब तुम्हें मालूम हो जाएगा, बाज़ औक़ात प्राय मामलात में अड़ाई जाने वाली टांग में बेड़ी भी पड़ जाती है और ऐशो आराम में रहने वालों को मगरमच्छ भी खा जाते हैं। क्या हमारे यहाँ वाकई असलहे की इतनी बड़ी अंडरग्राउंड मार्केट मौजूद है? इतनी खपत है? मैंने पूछा। यकीनन, वो मुस्कुराया। एशियाई मुल्कों में चंद एक ऐसे हैं जहाँ खास तौर पर नाजायज असलहे की खपत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ लोग जज्बा जहाद के साथ एक दूसरे का सफाया करने की फिक्र में रहते हैं। दुनिया में जब तक अहमक बाकी हैं, अक्लमंद भूखे नहीं मर सकते। उनकी तिजारत ज्यादा से ज्यादा मुस्तहकम होती रहेगी। अक्लमंद नहीं, उन्हें खबीस और शैतान कहो। मैंने नफरत से कहा। उसने कहका लगाया और बोला, मैं जिन अहमकों का जिक्र कर रहा हूँ उनमें तुम भी शामिल हो। तुम जरा दूसरी तरह के अहमक हो, लेकिन बहरहाल अहमक ही हो। उसने अपने साथियों को चलने का इशारा किया, लेकिन मुखातिब मुझसे ही रहा। उम्मीद है अब तुम्हारी तसल्ली हो गई होगी और अब तुम आराम से मर सकोगे। हम जा रहे हैं। आज रात एक जहाज को कुछ फालतू कार्गो यहाँ उतारते हुए गुजरना है। हम चलकर माल वसूल कर लें। बहरहाल नजीरल यहाँ मौजूद रहेगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। मेरा मतलब है वो इस बात का ख्याल रखेगा कि मगरमच्छ तुम्हारी एक आध टांग अलग करके तुम्हें जिंदा हालत में न छोड़ जाए। जहाज कब यहाँ पहुंच रहा है? मैंने पूछा। तुम जानकर क्या करोगे? तुम शायद इस वक्त तक जिंदा ही न रहो। वो घड़ी देखते हुए बोला। उसका पहुंचने में अभी 1-1.5 घंटा बाकी है। वो कहाँ पहुंचेगा? मैंने बाआवाज बुलंद पूछा। तुम भी क्या याद करोगे? तुम्हारे आज सवाल का जवाब दे देता हूँ, ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी सवालात हैं।
वो इत्मीनान से बोला, जहाज वहां पहुंचेगा जहां आज तुम मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमें वहां बैठकर मछलियां पकड़ने वाले सख्त जहर लगते हैं। शुक्र करो कि हमने तुम्हें उस वक्त दूर मार राइफल से गोली नहीं मार दी थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि अहमक वो था या मैं, शायद दोनों ही रहे हों। हर इंसान से अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ हमाकतें जरूर होती हैं। अकेले खुल तो कोई भी नहीं है। उस वक्त वो भी मुझे थोड़ा सा अहमक महसूस हुआ। उसने मेरे कमरे में मौजूद रेडियो और टेप रिकॉर्डर की अहमियत को महसूस नहीं किया था। वो कोई आम 2-in-1 किस्म की चीज नहीं थी। उसमें एक ताकतवर और एहसास ट्रांसमीटर भी मौजूद था। जब रेडियो या टेप को ऑफ किया जाता था तो ट्रांसमीटर ऑन हो जाता था। मैं इसीलिए उसे हर वक्त धीमी आवाज में चलाए रखता था कि अगर कभी मुझे कमरे से अगवा करने की कोशिश की गई तो मैं उसे ऑफ करने का मौका तो तलाश कर ही लूंगा। उसके बाद कमरे में होने वाली तमाम गुफ्तगू कोस्ट गार्ड के एक छोटे बहरी जहाज पर सुनी जा सकती थी, जो वहां से 25-30 मील दूर एक जजीरे पर लंगर अंदाज था। सिर्फ यही नहीं, मेरी फिशिंग रॉड के मोटे दस्ते में भी मुख्तसर सा एक रिले सिस्टम मौजूद था, जो अपने आसपास होने वाली गुफ्तगू को मेरे कमरे में मौजूद रेडियो तक मुंतकिल करता था और वो उसे कोस्ट गार्ड के जहाज के रेडियो रूम में मुंतकिल करता था। उसका दूसरा मतलब यह था कि कमरे में मेरे रेडियो और टेप रिकॉर्डर के ऑफ होने के बाद से अब तक की तमाम गुफ्तगू कोस्ट गार्ड के जहाज में सुनी जा रही थी। उस जहाज पर कोस्ट गार्ड की खास टीम के अलावा राहिला, शफीशा, टोनी और चिश्ती साहब भी मौजूद थे। कोई बात नहीं था कि चिश्ती साहब की जगह खुद नफीस साहब मौजूद होते, लेकिन उनकी मौजूदगी कन्फर्म नहीं थी। इस सिलसिले में मेरे पास कोई ताज़ा तरीन इतला नहीं थी। मेरे तीनों साथियों की मौजूदगी तो बहरहाल यकीनी थी। वो कोस्ट गार्ड की टीम के शाना बशाना किसी भी कार्रवाई में अमली हिस्सा ले सकते थे। ये सब इंतजामात अपनी जगह बहुत अच्छे और बहुत तसल्ली बख्श थे, लेकिन एक मसला बड़ा गलत अटक गया था और वो मसला मैं खुद था, जो माल बरदार जहाज कार्गो की आड़ में असलहा लेकर आ रहा था और जिसे बुलडोजर और उसके साथी रिसीव करने गए थे, तकरीबन 1-1.5 घंटे में पहुंचने वाला था। और कोस्ट गार्ड के जहाज को भी अपने आप को गैर नुमाया रखते हुए जजीरे से यहाँ तक पहुंचने के लिए कमोबेश इतना ही वक्त दरकार था। मगरमच्छ अगर मेरी बू पाकर उससे पहले इस तरफ आ निकलते तो मेरा अंजाम इबरतनाक ही हो सकता था। वो लोग किनारे पर पहुंच चुके थे। उनमें 4 डांसन में बैठकर वापस रवाना हो गए। पस्तगज शख्स जिसका नाम बुलडोजर ने नजीरल बताया था, क्लशिंकोफली किनारे पर टहलने लगा। अधूरा चांद भी अब धुंधले सफेद बादलों के पीछे जा चुका था। चांदनी मुकम्मल तौर पर मादूम तो नहीं हुई थी, लेकिन बराए नाम ही बाकी रह गई थी। माहौल मजीद धुंधला गया था। नजीरल कभी कभी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देख लेता था। मैं इतनी कम रोशनी में इतने फासले से उसके तासरात का सही जायजा तो नहीं ले सकता, लेकिन महसूस कर सकता था कि उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। उस किस्म के लोग शायद दुनिया में नफरत करने के लिए पैदा होते। अचानक वो रुक कर मेरी तरफ देखते हुए इस्तेज़ाहिया लहजे में बोला, तुम मछली नहीं पकड़ रहे, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, किस्मत आजमाई करके देख लो, देखते हैं कौन किसको पकड़ता है। मैंने कोई जवाब न दिया। वो एक बार फिर टहलने लगा। मैंने उसकी नजर बचाकर एक बार फिर जंजीर और खंबे से सही तौर पर जोर आजमाई की। मैंने इतना जोर लगाया कि पानी में खड़ा होने के बावजूद एक बार तो मुझे पसीना आ गया। मैं अपने आप को गैर मामूली ताकत का मालिक महसूस करता था और इंसानी पैमानों के मुताबिक शायद मेरा ये ख्याल दुरुस्त भी था, लेकिन उस खंबे और मोटी आहिनी जंजीर से निजात हासिल करने के लिए मेरी ये ताकत नाकाफी थी। चंद मिनट टहलने के बाद नजीरल शायद बोर हो गया। किनारे पर छोटा सा एक पत्थर पड़ा था, वो उस पर बैठ गया और सिगरेट सुलगाकर धीरे धीरे कच लेने लगा। गन उसने टांग के सहारे खड़ी कर ली थी। एक सिगरेट के बाद उसने दूसरा सिगरेट सुलगाया। शायद उसके लिए इंतजार की घड़ियां गुजारना मुश्किल हो रहा था। आखिर वो मुस्तरबाना से लहजे में बोला, ये उल्लू के पट्टे मगरमच्छ भी आज मालूम नहीं कहाँ मर गए, लगता है आज कहीं और उनकी दावत होगी। उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमने यहाँ उनके लिए दावत का इंतजाम किया हुआ है। शायद उस कम वक्त के अल्फाज में जादू का असर था। उसी लम्हे मेरे अक में पानी में हलचल सी हुई और धीमी सी एक गुर्राहट नुमा आवाज सुनाई थी। मैंने पलट कर देखा, पानी की सतह पर लंबा सा एक हेवला नमूदार हो रहा था। मेरे लिए जानना मुश्किल नहीं था कि वो क्या चीज थी। मुल्कजी रोशनी के बावजूद मैं उसे तकरीबन साफ तौर पर देख सकता था। वो एक जसीम मगरमच्छ था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। अपनी तमाम तरबे खौफी के बावजूद मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर तोड़ गई। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह ठंडे पानी में इतनी देर से खड़े रहने के असरात थे। नजीरल ने भी मगरमच्छ को देख लिया था। वो मसरूर से लहजे में बोला था, जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। माशाअल्लाह काफी बड़ा है। गैर इरादी तौर पर मैंने बंसी को यूं मजबूती से पकड़ लिया जैसे वो कोई बहुत बड़ा हथियार था और इतने जसीम मगरमच्छ से बचाव में मुझे मदद दे सकता था। नजीरल ने मजीद तबसरा किया, भूखा भी मालूम होता है। फिर उसने टार्च से मगरमच्छ पर रोशनी डाली। रोशनी में उसका कराहत अमेज सरापा मजीद वाज़े हुआ तो मुझे एक और झुरझुरी सी आ गई। रोशनी आंखों पर पड़ने का मगरमच्छ पर रद्द अमल हैरत अंगेज था। वो कुछ खौफजदा सा हो गया। उसने इतने जोर से दुम हिलाई कि पानी में भूचाल सा आ गया और झाग पैदा हो गया। उसकी दुम की एक जरब मेरे काम तमाम करने के लिए काफी थी। मगरमच्छ ने पानी में गोता लगाया। पानी की हलचल से मुझे अंदाजा हुआ कि वो दूर जा रहा था। ओहो, मुझसे गलती होगी। मुझे उस पर टार्च से रोशनी नहीं डालनी चाहिए थी, मैं भूल गया था। नजीरल ताज्जुब से बोला, लेकिन खैर फिक्र की कोई बात नहीं,
वो शिकार को देख गया है, जल्द ही वापस आएगा। ऐन मुमकिन है वो अपने साथियों को बुलाने गया हो। शायद बड़े मगरमच्छ जो कुछ भी खाते हो इत्तेहाद और इत्तेफाक से खाते हो। वो यकीनन सूरत हाल से लुत्फ अंदोज भी हो रहा था। इस्तिजाइया से लहजे में बोला, तुम अपनी बंसी और डोर से उस मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि एक साहब ने मछली पकड़ने की डोर से मगरमच्छ पकड़ लिया। तब मैंने अपने जिस्म में फैलने वाले खफीफ से इरताज पर काबू पाया और जेब से गत्ते की एक चिपटी सी डबिया निकाली। उसमें बड़े साइज का एक भारी और मजबूत स्पेशल कांटा मौजूद था। मैंने वो कांटा डोरी में लगाया, अपने और नजीरल के दरमियान फासले का अंदाजा किया और बंसी को तेजी से हवा में घुमाने लगा। डोरी और बंसी से शाई शाई की आवाज आने लगी। नजीरल बेतहाशा हंसने लगा। शायद उसके ख्याल में खौफ की शिद्दत से मेरा दिमाग चल गया था। मेरे ज़हन में अचानक ही एक तदबीर आई थी और मैंने खुदा पर भरोसा करते हुए किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया था। मौत तो सामने नजर आ ही रही थी। उस मरहले पर किसी भी अंदाज से किस्मत आजमाई में कोई हर्ज नहीं था। एकदम ही फिशिंग रॉड को नीचे लाते हुए मैंने अपना दाव खेला। शुक की आवाज से कांटा नजीरल की गर्दन पर जा पड़ा। उसके हल्क से चीख निकल गई। वो उछलकर उठ खड़ा हुआ। सुलगती हुई सिगरेट उसके गिरिबान में चली गई। ये मेरे लिए एक और गैबी इमदाद थी जिसने उसे बुरी तरह बुखला दिया। उसकी समझ में न आया पहले वो किधर तवज्जो दे। एक बार उसने बुखलाहट में अपनी गर्दन पर हाथ मारा। मुझे उससे उसी हरकत की तवक्को थी। उस तरह उसने कांटे को अपनी गर्दन में और भी गहरा पेवस्त कर लिया। मछली के कांटे की साख थी ऐसी होती है कि वो आसानी से नहीं निकलता और उससे जितनी छेड़छाड़ हो या उस पर दबाव पड़े उतना ही और गहरा पेवस्त होता जाता है। वो गोश्त को फाड़े बगैर बाहर नहीं आता। नजीर के हल्क से एक और चीख निकली और उसने गर्दन से हाथ हटाकर सिगरेट गिरिबान से निकालने की कोशिश की। उस कोशिश में उसे कामयाबी हुई, मगर उस दौरान में मेरी डोरी खींचने की वजह से वो गैर इरादी तौर पर पानी के कुछ करीब आ चुका था। उसकी कलशनकोफ उछलकर कुछ दूर जा गिरी थी और अब वो उससे 2 कदम के फासले पर थी। मैंने चरखी को लाग कर रखा था। उसने गन की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैंने ढील नहीं दी और गर्दन में शदीद तकलीफ के बायस वो रुकने पर मजबूर हो गया। वो हाथ बढ़ाकर भी कलशनकोफ नहीं उठा सकता था। नजीरल मेरी जान, तुम इधर जाने की कोशिश नहीं करोगे बल्कि मेरी तरफ आओगे। मैंने नरमी से कहा, मेरे पास आकर तुम मेरी बेड़ी खोल दो तो मैं तुम्हारा ये कांटा निकाल दूंगा। मेरी मदद के बगैर कांटा नहीं निकल सकता क्योंकि तुम इसे देख नहीं सकते। अगर तुम उसे उल्टे सीधे तरीके से जोर जबरदस्ती करके निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी गर्दन की कोई नाजुक रग कट जाएगी और तुम अपने साथियों के पास पहुंचने से पहले मर जाओगे। वो हल्क से तकलीफ ज़्यादा सी आवाजें निकाल रहा था, लेकिन उसने मेरी तवज्जो से बात सुन ली थी और अपनी जगह साख्त होकर रह गया था। डोरी तनी हुई थी। मैंने उस पर हल्का सा दबाव डाला। वो बुरी तरह चीख उठा। मैंने मुलायमन से कहा, सोच क्या रहे हो? आओ ना मेरी जान, मेरी तरफ आ जाओ। मेरी जान बख्श कर, अगर तुम्हारी जान बच सकती है तो सौदा महंगा नहीं। मैं खामोशी से भाग जाऊंगा, पजीरो यहीं छोड़ जाऊंगा। तुम कह देना मगरमच्छ मेरी तिक्का बोटी करके चले गए हैं। बाद में तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो। वो अजीज ज़दा से लहज़े में बोला। तब तक तुम अपने बचाव का बंदोबस्त कर लेना या अब भी उन्हें सच से बता देना। अगर तुम्हारे दोस्तों को तुमसे जरा भी मोहब्बत होगी तो वो तुम्हें माफ कर देंगे।